वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। वक्त हो चला है अब दर्शकों के सवालों की ओर रुख करने का। हेमंत उस्तगी वाइस इन्वेस्ट से हमारे साथ बने हुए हैं जो लाइव दर्शकों से बातचीत भी करेंगे, और रकीब हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ है। रकीब नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू आ गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। हेमंत सर, 2 CR 15 साल में 20,000 की SIP कर रहे हैं, 4 फंड है, 5,000 रुपये की SIP और करना चाहते हैं। झटपट क्या राय होगी इनके लिए? हेमंत सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी कविता। जी, अकीब का सवाल जी जी बताइए। देखिए, उनकी जो SIP है वो 20,000 की है, और जैसा आपने कहा कि वो 5,000 और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस समय पे। तो 15 साल का समय है। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो उनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीब 1,20,00,000 होगा। मुझे लगता है इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उन्होंने काफी अच्छा बनाया है कैटेगरी वाइज, और विद इन कैटेगरी जो फंड्स उन्होंने चुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो उन फंड्स में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जो 5,000 उनको इन्वेस्ट करना है, उन्होंने पूछा है कि वो SBI कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं। उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें डेफिनेटली स्कोप है एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने की, या तो वैल्यू या तो कॉन्ट्रा। आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। कॉन्ट्रा में 2 फंड्स हैं, एक SBI कॉन्ट्रा और एक इन्वेस्को कॉन्ट्रा। दोनों में से कोई भी फंड ले लीजिए। आई थिंक मेरे हिसाब से जो इनकी अभी इन्वेस्टमेंट है 25,000 की, ये 5वां फंड ऐड करने से इनका जो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा। तो डेफिनेटली एक कॉन्ट्रा फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ आकाश शर्मा का सवाल हम लेंगे। ये फोन लाइन पर हमारे साथ है। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। आकाश, फंड्स मेरे पास हैं आपके जो डिटेल्स आपने दी हैं, और 2.5 लाख का आपको लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है। 7 फंड्स हैं, स्टेप अप करना चाहते हैं 12% से, और 15,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं 15 साल तक। इज़ दैट राइट? कोई और आपका खास? मैं ये SIP में बढ़ा दूंगा अभी। एक्चुअली क्या था कि लास्ट टाइम जो मैंने ये नवंबर से स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो क्या था कि जैसे ये वोलेटाइल हुआ था, मार्केट क्रैश हो गई थी, तो मैंने कम कर दी थी। ये मेरी 25,000 की चल रही थी। तो क्या सही टाइम है कि मैं अभी मतलब बढ़ा दूं इसको दोबारा से? ठीक है, बता दें आपको क्या करना चाहिए। हेमंत, क्या सलाह होगी? देखिए कविता, अगर जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी SIP को बंद कर दिया था जब मार्केट क्रैश की। SIP इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप नहीं चाहते कि आपका पैसा एक पर्टिकुलर मार्केट लेवल पे जाए, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते। इनफैक्ट जब आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो और जब मार्केट गिर रहा हो और आपका टाइम होराइजन बहुत क्लियर हो कि आपको अगले 8, 10, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन समय होता है, क्योंकि आपको जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि NAV जो है वो कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, बहुत क्लैरिटी है आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, आपने सही फंड चुने हैं, तो फिर ये मत सोचिए कि अभी सही समय है कि नहीं। मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इनके देखिए 2 गोल हैं यहाँ पे कविता। एक इनका गोल है 5 से 6 साल का। इनके पास ऑलरेडी एक फंड है वहां पे पैक पर, एक फ्लेक्सी कैप, जो इनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। मुझे लगता है पूरा का पूरा जो पैसा है गोल का एक ही फंड में मत लगाइए, हालांकि वो काफी अच्छा फंड है। इनके पास एक और फ्लेक्सी कैप फंड भी है, बजाज फिंसर्व फ्लेक्सी कैप, उसमें वो आप पैसा लगाएंगे तो 2 फंड होंगे उस गोल के लिए। दूसरा जो गोल है उनका, वो 15 साल का समय है उनके पास, काफी लंबा समय है। इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, और जो फंड्स हैं उनके पास अच्छे हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल है, उसको आप रिटेन कीजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 4,000 कर दीजिए। HSBC लार्ज एंड मिड है, उसमें 4,000 कर दीजिए। और एक फंड में चाहूंगा मल्टी कैप अगर ऐड कर लें, जो इन्वेस्को मल्टी कैप हो सकता है, जिसमें आप 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुल मिला के 4 फंड्स होंगे आपके पास, बजाज फिनसर्व, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HSBC लार्ज एंड मिड कैप, और इन्वेस्टो मल्टी कैप। आई थिंक ये आपके पोर्टफोलियो को कंप्लीट ऑल करेगा। राइट, चलिए आकाश शर्मा जी, ऑल द बेस्ट। अब चलिए झटपट चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के कॉस्ट स्ट्रक्चर पर भी। अब हेमंत सर, कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट देखिए बिना चार्जेस के तो आप उसमें निवेश नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड तमाम निवेश के विकल्पों के मुकाबले अगर हम देखें तो काफ़ी किफ़ायती विकल्प है। अब ये बताइएगा किफ़ायती कैसे है और इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? जी कविता, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पे चार्जेस होंगे, फीस होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कितने रीजनेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड के केस में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि सेबी ने जो रेगुलेशन बनाए हैं उसमें बहुत
क्लियरली ये कहा गया है कि फंड हाउसेस कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं। और अगर सबसे पहले अगर बात करूं तो जो मेन एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो एनुअली फंड हाउसेस आपको चार्ज करते हैं। और ये आप जो टोटल एसेट्स है फंड की उसके परसेंटेज पे होता है। तो जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो मैक्सिमम चार्ज जो होता है वो 2.25 है, और जो मिनिमम जो होता है डिपेंडिंग ऑन एसेट्स वो होता है 1.05। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं उसको। तो जो पहले 500 करोड़ है उस पर 2.25 होगा, अगले 250 करोड़ पे 2% होगा। ऐसे जैसे जैसे एसेट बढ़ती जाएगी वैसे वो एक्सपेंस कम होते जाएंगे। नॉन इक्विटी फंड जो है वहां पे मैक्सिमम 2% होता है, और जो लोएस्ट है जो मिनिमम है वो है 0.80। इसमें क्या एक्सपेंसेस कवर होते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है उसमें। फंड की जो मैनेजमेंट फीस है वो इंक्लूड होते हैं उसमें। अगर आपने रेगुलर प्लान से इन्वेस्ट किया तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आपके पास आएंगे, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन चार्जेस, अकाउंटिंग फी, कस्टोडियन चार्जेस, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ये जो एक्सपेंसेस हैं उसमें वो ये फंजिबल है। फंजिबल का मतलब ये है कि सेबी ने एक ओवरऑल लिमिट लगाई है कि इससे ज्यादा अगर आपकी एसेट्स है इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। विद इन दैट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहाँ पे कितना चार्ज करते हो। तो ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझना ये है कि जब आप एनएवी अपनी देखते हैं तो वो एनएवी नेट ऑफ एक्सपेंसेस है, यानी उसमें एक्सपेंसेस ऑलरेडी चार्ज हो चुके हैं। तो जब आप अपनी रिटर्न को मेजर करते हो तो वहां पे आप एनएवी के हिसाब से जब जाते हो तो वहां पे रिटर्न जो है ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है। तो ये जो है मेन होता है। उसके अलावा एग्जिट लोड होते हैं कविता। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो फंड हाउस ये लगाते हैं कि 6 महीने या 1 साल से पहले अगर आप बाहर निकले तो फिर आपको एक एग्जिट लोड लगेगा। वो इसलिए लगाया जाता है, उसके 2 कारण है। एक, आपको एनकरेजमेंट हो कि आप थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए जाएं। दूसरा, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा मान लीजिए बुलिश मार्केट है तो कई बार काफी इन्वेस्टर जो है वो आ जाते हैं बहुत शॉर्ट टर्म का पैसा लगाने के लिए। तो आप नहीं चाहते कि वो बड़ा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आए और निकल जाए और उसका इम्पैक्ट जो है जो बाकी निवेशक हैं उनके ऊपर पड़े। तो उसको डिस्करेज करने के लिए किया गया है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेगुलर प्लान में जा रहे हैं कि आप डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले रहे हैं तो वहां पे रेगुलर प्लान होती है, उसमें एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो है वो वहां पे चार्ज होगा। अगर आप डायरेक्टली जाते हैं ये सारे एक्सपेंसेस जो मैंने कहा था वो आपके पास होंगे, आपको भी लगेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आपके पास नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि हम नंबर से देख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड एक सिंपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन जी। वो इतनी सिंपल भी नहीं है कि आप एक चीज ये off the shelf लेके बताइएगा इन्वेस्ट करें। एक चीज ये बताइएगा, रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या सर? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जो रेगुलर प्लान है वो उनमें एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है। अगर हाँ, आप डायरेक्ट हाँ। में जाएंगे तो उतना उतना चार्जेस आपको कम लगेंगे। ओके, और इसी का असर आपके एनएवी भी पड़ता है और रिटर्न थोड़े दिखाई देते हैं ज्यादा डायरेक्ट प्लान्स में? जी ऑब्वियसली, अगर आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे एक्सपेंसेस कम है तो आपके रिटर्न बेहतर होंगे। लेकिन यहाँ 2 चीज कहना चाहता हूँ क्विकली। एक तो आप तभी डायरेक्ट प्लान में जाइए, ऑफ कोर्स यहाँ पे फायदा होगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो डिसीजन नहीं ले सकते कैसे फंड बनाना है, कैसे एसेट एलोकेशन करनी है, तो फिर ये आपको महंगा पड़ सकता है। सिर्फ आप थोड़ी कॉस्ट बचाने के लिए अगर आप डायरेक्टली जाएंगे और आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना, तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि जो फंड आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस पे हमेशा फर्क पड़े। आप अगर एनालाइज करें फंड्स को देखेंगे कि जैसा मैंने कहा कि एनएवी नेट ऑफ एक्सपेंसेस है, तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो चार्ज करते हैं आपको एज कंपेयर टू अदर फंड जहां पे चार्जेस कम है लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वो जो अंडरलाइंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो वो कैसा है। तो कॉस्ट का इम्पैक्ट है, बट आई थिंक उसका आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपको उसके लिए जाने की जरूरत है या नहीं, वो आपको खुद से डिसीजन लेना है। तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगेन सिर्फ कॉस्ट एक सोल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। चलिए, बीरल दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बीरल हाय, नमस्कार, आपका सवाल मेरे पास है। जो सवाल आपने भेजा है बीरल नमस्ते मैडम। चलिए, मेरे ख्याल से नमस्ते सर। बीरल, आपका मैडम सवाल जी। मेरे पास है। जो आपने सवाल दिया है वही हमने एक्सपर्ट को बढ़ा दिया है। क्या इसमें और कुछ ऐड करना है कि मैं सीधा आपका जवाब अब सुन लूं हेमंत जी से? नहीं मैम, सेम वही जो मैंने भेजा था वही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हेमंत जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी कविता, देखिए इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ का, 15 साल का समय इनके पास। इनकी जो करंट एसआईपी है जो 27,000 की कर रहा है, और इन्होंने जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बनाया उसकी वैल्यू करीब 7,04,000।
तो मेरे हिसाब से अगर ये इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं 12% के हिसाब से, 15 साल के बाद करीब करीब 1,70,00,000 का कॉर्पस बनेगा। इनकी जरूरत है 2 करोड़ की, तो उनको अपना जो SIP का अमाउंट है 7 या 10,000 बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के 37,000 की SIP होगी। मैं देख सकता हूँ पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा रीअलाइन करके जो ओवरलैप है उसको कम किया जाए। तो मेरे हिसाब से उनका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए। इन्वेस्ट को स्मॉल कैप, उसमें आप 8,000 इन्वेस्ट कीजिए। HDFC फ्लेक्सी कैप जहां पे आप 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप 8,000। ये फंड इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैं सिर्फ अमाउंट चेंज करने की इनको सलाह दे रहा हूं। और एक फंड आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, ICICI लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 37,000 की इन्वेस्टमेंट होगी आपको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। चलिए, राजदीप गुप्ता का हम सवाल लेंगे। हेमंत सर, आपके पास भी इनका सवाल होगा। 4 फंड है, 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट का प्लान है, 7,500 की SIP चल रही है, 15 से 20 साल का इनका लक्ष्य है, बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पे SIP जो है वो 7,500 की है। इनके पास समय है 20 साल का। 4 फंड है इनके पास। तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो करीब 70 लाख का होगा। अगर ये 10% से स्टेप अप करें, क्योंकि समय बहुत लंबा है इनके पास, तो इनका जो कॉर्पस है वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा। आई थिंक एक तो इनको फोकस करना चाहिए अपनी SIP को स्टेप अप करने के लिए। जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है जो फंड वो रिटेन कर सकते हैं वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, जहां पे वो 2,500 इन्वेस्ट करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जहां पे 2,500 इन्वेस्ट करें। और 2 फंड्स और हैं इनके पास, मिरेई एसेट लार्ज एंड मिड, SBI स्मॉल कैप। मुझे लगता है उनकी जगह अगर आप एक मल्टी कैप फंड ले लें अच्छा सा, जैसे कोटक मल्टी कैप, उसमें आप 2,500 इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो 7,500 की इन्वेस्टमेंट 3 फंड में होगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप स्टेप अप करेंगे तो आपका कॉर्पस जो है करीब करीब 1.5 करोड़ बन सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर थोड़ा डिसिप्लिन लेके आएंगे अपने एक्सपेंसेस और अपनी फाइनेंशियल प्लान में, तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। पर ये सलाह राजदीप गुप्ता के लिए। नवीन कुमार का सवाल, 11,000 की SIP कर रहे हैं, 4 फंड इन्होंने अपने लिस्ट कर रखे हैं यहाँ पर, और 12 से 15 साल तक इनको निवेश करना है। 1 लाख निवेश के लिए कौन सा फंड बेहतर होगा, ये भी इनका सवाल है। नवीन कुमार जी के फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नवीन कुमार जी, नमस्कार। हाँ, नमस्ते मैडम। आपका सवाल हम ले रहे हैं। जो आपने पूछा है उन्हीं डिटेल्स को हम आगे बढ़ाते हैं। और बताइएगा हेमंत सर, कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ना है। 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी इनको करना है। हेमंत सर, 11,000 के SIP, राइट। 12 से 15 साल का समय, अगर हम 15 साल का मान के चलें तो 12% के हिसाब से करीब करीब 55 लाख का कॉर्पस बनेगा इनका। इनके पास जो फंड्स हैं उनमें से 2 फंड ये रिटेन कर सकते हैं, जैसे डिपोन इंडिया स्मॉल कैप, वहां पे 3,000 इन्वेस्टमेंट है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जहां पे 3,000 इन्वेस्ट करे वो। और एक और फंड मैं चाहूंगा, जो एग्जिस्टिंग फंड है उनकी बजाय अगर एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप है, वहां पे आप 5,000 इन्वेस्ट कीजिए। तो कुल मिला के आपके 11,000 3 फंड में होंगे। मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, इन टर्म्स ऑफ सही बैलेंस जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनके लिए बेहतर रहेगा। हेमंत सर, इसी के साथ मेरे ख्याल से आज के शो को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम दर्शकों से हम ये गुजारिश करते हैं, अगर आपको भी अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर सवाल भेज रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। मुलाकात होगी कल आपसे और एक बार फिर से आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम बातें आपको सिखाई जाएंगी। नमस्कार।